नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एन की मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने संख्या पद्धति में पढ़ लिया था प्राकृत संख्याओं का योग और उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। और आज हम इसी संख्या पद्धति में पढ़ेंगे सम संख्याओं कौन कौन सी होती हैं, सम संख्याओं का योग क्या होता है, इनके वर्गों का योग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें सम संख्या। सबसे पहले हम बात करें सम संख्याएं। और दोस्तों हम इसमें बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, जैसे ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते हैं ना, वैसे जीरो से पढ़ेंगे। इनका आप नोट्स भी बना सकते हो। और ये आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन, रेलवे की सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण क्लासेज रहेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं संख्या पद्धति की, और संख्या पद्धति में अब पढ़ेंगे सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती बेटा? वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। तो दूसरे बात कहें दूसरे शब्दों में कि वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, कि दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, कौन सी संख्या कहलाएंगे? सम संख्या। जाए वे सभी संख्या सम संख्या कहलाएंगे। ठीक, अब जैसे सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, और ये अनंत तक जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्या। और जिनमें नहीं जाता है वो कहलाएंगी विषम संख्या। तो यहां से हमसे पूछे जाने वाले जो सवाल होंगे वो होंगे, पहला सवाल होगा कि लगातार सम संख्याओं का योग। लगातार सम संख्याओं का योग। और लगातार सम संख्याओं के योग, इनका फॉर्मूला बनता है बेटा n ब्रैकेट n प्लस 1, n ब्रैकेट n प्लस 1। ठीक बेटा, तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन, ओ सॉरी, n ब्रैकेट n प्लस 1, n ब्रैकेट n प्लस 1। तो यहां ध्यान रहे बेटा, n का मान, n बराबर हमारा होगा जो संख्याएं हमें दी गई है। जैसे मैं कहूं 1 से 100, 1 से 100 तक सभी लगातार सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो अंतिम सम संख्या दी गई होती है उसमें दो का भाग देकर, किसका बेटा? दो का भाग देकर जो मान प्राप्त होता है भाग देने पर, वही होता है हमारा n का मान। दो का भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वही होता है हमारा n का मान। तो यहाँ पर n अंतिम पद ना होकर संख्याओं का क्या रहेगा बेटा? आधा। क्या रहेगा? आधा। तो यहां से आधा कितना है बेटा? हमारा 50। तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 50। अब इसे फॉर्मूले में रखते हैं, तो n की जगह कितना? 50 ब्रैकेट 50 प्लस में 1। अब यहां से सोल्व करते हैं, 50, 50 प्लस 1 कितना हो गया? 51। 50 गुणा 51 करेंगे, 5 पचाम 25, कितना? 2550। ये हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर। ठीक बेटा, उसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
मैं कहूँ 1 से 200 तक, 1 से 200 तक, सभी लगातार प्राकृत संख्याओं को सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो बेटा किसका ज्ञात करना हमें? सम। तो यहां से देखो दोस्तों कि सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा अपना? वही n ब्रैकेट n प्लस वन, n ब्रैकेट n प्लस वन। और अभी हमने बताया n बराबर क्या होता है? अंतिम सम संख्या का आधा। अंतिम सम संख्या का आधा ही हमारा क्या होता है? n का मान। याद रहेगा ना? अंतिम सम संख्या का आधा ही हमारा क्या रहेगा? n का मान। तो अंतिम सम संख्या कितनी है बेटा? 200। तो 200 में भाग देंगे कितने का? 2 का। कितना आ गया? 100। ये हमारा क्या रहेगा? n का मान। अब फॉर्मूले में जमाएंगे इसे, तो 100 ब्रैकेट 100 प्लस में कितना? 1। यहां से करेंगे 100 गुणा में 101, गुणा करने पर आया हमारे पास में 10,100। ये रहेगी हमारी सम संख्याओं के योग की बात। बेटा ये सारे पूरे होने के बाद में, इसका बेसिक कंप्लीट होने के बाद में, जो हमारे रेलवे में अब तक आए हुए क्वेश्चन है, ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ का हो, टेक्नीशियन का हो, सभी क्वेश्चनों को हम सीरियल वाइज करें। और इन चीजों से रेलवे में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन चीजों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी हम। ठीक है, तो यहां से कितना आया? 10,100। अब बात करें हम सम संख्याओं के वर्गों के योग की। बात करें सम संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला बनता है बेटा n ब्रैकेट n प्लस वन ब्रैकेट n प्लस टू अपॉन में 6। ये हमारा क्या है बेटा? सम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला। n ब्रैकेट n प्लस वन, n ब्रैकेट n प्लस वन, n प्लस टू अपॉन 6। अब यहां से हम बात करें बेटा n के मान की, तो n का मान होता है यहाँ पर, जब हमसे सम संख्याओं के योग की बात करेगा तो अंतिम सम संख्या का क्या करेंगे? आधा। जब हमसे सम संख्याओं के वर्गों के योग की बात करेगा, सम संख्याओं के योग की बात करेगा तो n कितना रहेगा हमारा? अंतिम सम संख्या का आधा। जबकि हम बात करें वर्गों के योग की, तो इसमें अंतिम सम संख्या, अंतिम सम संख्या ही हमारा क्या होगा बेटा? n का मान। अंतिम सम संख्या ही क्या होगा? n का मान। ये याद रखने की बात है कि अगर बात करें सम संख्याओं की योग की, तो वहां पर n का मान दी गई अंतिम सम संख्या का क्या रहेगा? आधा। लेकिन बात करें सम संख्याओं के वर्गों की योग की, तो अंतिम सम संख्या ही हमारा क्या होगा? n का मान। अब जैसे मैं यहां से कहूं 1 से लेकर 1 से 10 तक सभी लगातार सम संख्याओं का योग ज्ञात की, वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। वहां से हम क्या कर रहे थे बेटा? अंतिम सम संख्या का आधा। भाई सम संख्याओं के योग में क्या कर रहे थे? अंतिम सम संख्या का आधा। लेकिन वर्गों के योग में क्या करेंगे? अंतिम सम संख्या को ही क्या लेंगे? n का मान। क्या लेंगे बेटा? n का मान। तो अब n बराबर हमारा कितना हो गया भाई? यहाँ इस सवाल में n बराबर कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। अब यहां से फॉर्मूले में जमाएंगे तो n की जगह 10, 10 प्लस में कितना? 1, 10 प्लस में 2, भाग करेंगे 6 से।
तो यहां से हो जाएगा हमारा 10, 10 प्लस 11, 10 प्लस 2 12, भाग करेंगे कितना 6, तो 6 दुआ 12, 11 दूना 22 गुना 10 करेंगे कितना आ जाएगा 220। तो हमारा राइट आंसर कितना रहेगा 220। तो याद रहे कि अंतिम सम संख्या, मेन बात इसमें यही है कि अगर लगातार सम संख्याओं की योग की बात करें तो जो अंतिम सम संख्या उसका क्या कर लेना है आधा, अंतिम सम संख्या का क्या करना है आधा। लेकिन जब वर्गों के योग की बात करें तो बेटा सम संख्या क्या होगी, वो सॉरी n का मान क्या होगा अपना अंतिम सम संख्या। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बात करें विषम संख्याओं की। तो विषम संख्या कौन सी होती है बेटा, वे संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग न जाए, वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग न जाए वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं विषम संख्या। देखो बात कर रहे हैं बेटा विषम संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग न जाए वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और कहाँ तक बेटा अनंत, और कहाँ तक अनंत। तो वे संख्याएं जो जिनमें दो का पूरा पूरा भाग न जाए या फिर वे संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो वो सभी क्या कहलाएंगी विषम संख्या। और यहां से सवाल हमसे पूछेगा कि विषम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का योग। लगातार विषम संख्याओं का योग। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनता बेटा एन स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनेगा एन का स्क्वायर, क्या बनेगा एन का स्क्वायर। जैसे एक सवाल लेते हैं, 1 से 100 तक सभी लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 100 तक की सभी लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो बेटे यहां से n का मान क्या होगा कि अपनी जो अंतिम संख्या है, अंतिम सम संख्या है तो उसका आधा, अंतिम सम संख्या क्या बेटा आधा। तो n बराबर होगा 100 में भाग देंगे कितने का 2 का, 2 का भाग देने पर जो मान प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा n का मान। तो n हमारे पास में कितना आया 50। तो अगर हम इसकी बात करें बेटा फॉर्मूले में जमाते हैं 50 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 2500, कितना हो गया बेटा 2500। वहां पर क्या था भाई सम संख्याओं में n+1, n ब्रैकेट n+1, यहाँ क्या है n स्क्वायर, लेकिन दोनों काम सेम है, यहाँ पे भी आधा वहां पे भी आधा, भाई सम संख्याओं में भी आधा करेंगे और यहाँ पर भी आधा करेंगे। केवल वहां फॉर्मूला बनता है n ब्रैकेट n+1, ठीक है, और यहाँ फॉर्मूला बनेगा n स्क्वायर, क्या बनेगा बेटा n स्क्वायर। और एक बात हो, जो विषम संख्याओं के वर्गों का योग की बात अगर हम करें, जो सम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है वही है विषम संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला। दोनों संख्याओं के फॉर्मूला सेम है, बस फर्क इतना है कि वहां अंतिम सम संख्या को n मानते हैं, क्या बेटा अंतिम सम संख्या को
बराबर है भाई, n बराबर अंतिम सम संख्या या अंतिम संख्या को ही क्या माना जाता था, n। लेकिन यहां पर क्या मानेंगे, अंतिम विषम संख्या। वहां पर सम, यहां पर विषम, इतना याद है, इतना याद रखो। वहां पर सम संख्या, अंतिम सम संख्या, यहां पर अंतिम विषम संख्या, बस इतना याद रखो। और अब बात करें इसके फॉर्मूले की, तो मैंने उसका फॉर्मूला आपको बता ही दिया, n ब्रैकेट n प्लस वन ब्रैकेट n प्लस टू अपॉन में सिग्मा। यही सम संख्याओं का है, यही विषम संख्याओं का, बस दोनों में डिफरेंट क्या है, वहां अंतिम सम संख्या को n मानेंगे और यहाँ पर अंतिम विषम संख्या को n मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों बात करें भाज्य और अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या की बात करें। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी एक अंकीय भाज्य संख्या कौन सी है, या फिर दो अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ भाज्य और अभाज्य की बात करें तो बेटा, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, वे सभी संख्या ही क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पर, स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, कौन सी संख्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। और यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या। संख्या कितनी होती है बेटा, चार। और जबकि अगर सबसे बड़ी की बात करें, अगर एक अंकीय कहे तो बेटा कितनी, चार। एक अंकीय सबसे छोटी भाज्य संख्या चार। अगर एक अंकीय सबसे बड़ी कहे, एक अंकीय सबसे बड़ी, तो एक अंकीय सबसे बड़ी होती है नौ, एक अंकीय सबसे बड़ी होती है नौ। अगर बात करें एक अंकीय, तो सबसे छोटी कितनी, चार। अगर बात करें दो अंकीय सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी होगी बेटा, 99। दो अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 99। तो याद रहे, एक अंक की पूछे कि भाई एक अंक की है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी, चार। एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या चार, दो अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 99, दो अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 99। ठीक है, अब बात करेंगे हम बेटा अभाज्य संख्या की, बात करेंगे अभाज्य संख्या की। थोड़ी देर मेरे क्लास में तो आवाज आ रही हो, रिकॉर्ड की आवाज हो जाती है, रात को बिजली होने की तो रिकॉर्ड की आवाज
तो थोड़ी देर बस आधे घंटे की बात है। तो बेटा हम बात कर रहे थे दो अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है? 99। अब बात करेंगे अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्याओं से काफी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं बेटा, और उन सभी क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। अभाज्य संख्या वे संख्या जो सौम्य के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। वे संख्या जो सौम्य के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे सभी संख्या क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या। अगर हम बात करें वे संख्या जो सौम्य के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, वे संख्याएं जो सौम्य के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं बेटा? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी, बात करें सबसे छोटी की, और एक अंकीय सबसे छोटी, अगर बात करें सबसे छोटी की तो सबसे छोटी होती है बेटा 2। सबसे छोटी होती है 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बेटा? 2। अगर बात करें दो अंकीय, अगर एक अंक की बात करेगा बड़ी अभाज्य संख्या, तो एक अंक की बड़ी अभाज्य संख्या होती बेटा कौन सी? 7। कौन सी होती बेटा? 7। अगर बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो होती है एक अंकीय 2। अगर एक अंकीय सबसे बड़ी की बात करें तो बेटा वो कितनी? 7। एक अंकीय सबसे बड़ी की बात करें तो 7। अगर दो अंकीय सबसे बड़ी, अंकीय सबसे बड़ी, बड़ी कौन सी होती है बेटा? तो दो अंकीय सबसे बड़ी संख्या होती है 97। कौन सी? अभाज्य संख्या। लेकिन यहां से बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी, कौन सी? 2। और दो अंकीय या फिर कहीं 1 से 100 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 97। और यहां से कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? या फिर 1 से 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? या 1 से 300 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? या फिर 1 से 400 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? या 1 से 500 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? ये सारी चीजें हमसे पूछ ले तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटी छोटी बातें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है।
अगर बात करें बेटा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है बेटा? तो ये होती है 25। कितनी होती है बेटा? 25। अगर हमसे पूछ ले कि भाई 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो वो कितनी होती है बेटा? 25। कितनी होती है? 25। अगर बात करें 1 से 200 तक, 1 से 200 तक, तो 1 से 200 तक कितनी होती है बेटा? ये होती है हमारी 46। कितनी होती है बेटा? 46। कितनी होती है? 46। 1 से 100 में 25, 1 से 100 में 25, 1 से 200 में 46, 1 से 100 में 25, 1 से 200 में 46। ठीक है। अगर बात करें हमसे 1 से 300 तक, 1 से 300 तक, तो 1 से 300 तक कितनी होती है बेटा? 1 से 300 तक 62। कितनी होती है बेटा? 62। कितनी होती है? 62। 1 से 100 में 25, 1 से 200 में 46, 1 से 300 में 62। अगर बात करें 1 से 400 तक की, बात करें 1 से 400 तक की, तो यहां से कितनी होती है बेटा? 78। कितनी होती है? 78 यानी 78। कितनी संख्या होंगी? 78। अगर बात करें 1 से 500 तक, 1 से 500 तक, तो ये होती है 95, 95। कितनी होती है बेटा? 95 यानी 95। तो इन्हें याद कर लीजिएगा बेटा। 1 से 100 में 25, 1 से 100 में 25, 1 से 100 में 25, 1 से 200 में 46, 1 से 200 में 46, 1 से 300 में 62, 1 से 300 में 62, 1 से 400 में 78, 1 से 400 में 78, 1 से 400 में 78, 1 से 500 तक 95। कई बार बेटा ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई 1 से 100 तक तो कितनी है हमारी? 25। 1 से 100 तक कितनी है? 25। तो हमसे कहेगा 100 से 200 तक, 100 से 200 तक। तो बेटा इनको ज्ञात करने का तरीका यही, 46 में से 25 संख्या निकाल दो। 46 में से कितने निकाल दो बेटा? 25 संख्या। तो 46 में से 25 घटाएंगे, कितनी बच जाएगी? 21। तो अगर हमसे पूछ ले कि भाई 100 से 200 तक, 100 से 200 तक कुल कितनी संख्या होंगी? अभाज्य संख्याओं की संख्या तो कितनी रहेंगी? 21। ठीक है। सवाल को कैसे भी घुमाए याद रहे। अगर पूछे आपसे 200 से 300 तक, 200 से 300, तो हम 62 में से कितना घटा लेंगे? 46 संख्याओं को। 62 में से किसे घटा देंगे? 46 संख्याओं को। तो कहूं 200 से 300 तक। अब 62 में से 46 घटाओ, 6, 5, 1, 16 संख्या। कितनी होंगी? 16 संख्या। उसी प्रकार से सभी संख्याओं को आप ज्ञात कर लीजिए। फिर से एक बार, 1 से 100 तक 25, 1 से 100 तक बेटा 25, 1 से 100 तक 25, 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक 46, 1 से 200 तक 46, 1 से 200 तक 46। ठीक है। बात करें 1 से 300 तक की, 62, 1 से 300 तक 62, 1 से 300 तक 62, 1 से 400 तक 78, 1 से 400 तक 78, 1 से 400 तक 78, 1 से 500 तक 95, 1 से 500 तक 95, और 100 से 200 तक 21, 100 से 200 तक 21, 200 से 300 तक 16। ठीक है। ये सारी संख्याएं आपको याद होनी चाहिए बेटा, इनसे काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन समझ के हम इन्हें छोड़ देते हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। और अब बात करें बेटा अभाज्य संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। वैसे इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता पूर्णांक संख्याओं से, फिर भी नॉलेज के लिए एक बार याद कर लीजिएगा इन्हें। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं
पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम धनात्मक और ऋणात्मक रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम धनात्मक और ऋणात्मक रूप में लिख सकते हैं। जैसे -1, -2, +3, -4, -5 या +6, +8, यानी कि प्लस और माइनस धनात्मक और ऋणात्मक रूप में जिन संख्याओं को लिखा जा सकता है वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है बेटा? पूर्णांक संख्या। तो याद रहे, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम धनात्मक और ऋणात्मक रूप में लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद में एक छोटी सी संख्या और है बेटा जिसे हम पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। तो कौन सी होती है पूर्ण संख्या? उसे भी थोड़ा सा हल्का सा नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है ना? अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की, कौन सी होती है बेटा पूर्ण संख्या? वे संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक चले। देखो, 1 से अनंत तक वाली कौन सी? प्राकृत। 1 से अनंत तक की कौन सी? प्राकृत। और जो 0 से लेकर अनंत तक चले वो कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो याद रहे कि 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी बेटा? पूर्ण संख्या। लेकिन ये जहां 1 से चले, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। और 0 से अनंत को पूर्ण संख्या। तो याद रहेगा इतनी सी बात कि भाई 0 से लेकर अनंत तक, देखो 0 से 0 से अनंत तक कौन सी बेटा? पूर्ण संख्या। 0 से अनंत तक कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। लेकिन 1 से लेकर अनंत तक कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या बेटा? दोनों में अंतर है बेटा 0 का। किसका है? 0 का। 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या। याद रहेगी ना? इनसे वैसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता पूर्ण संख्याओं से, फिर भी नॉलेज के लिए आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद में हम बात करें बेटा परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है बेटा? वे संख्या जिन्हें हम p/q अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या जिन्हें हम p/q अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। और जिन्हें p/q अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय किसे कहते हैं? कि वे संख्या जिन्हें हम p/q अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। और जिन्हें हम भिन्न के रूप यानी कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। तो बात करें परिमेय की, तो जिन्हें किस में लिखा जा सकता है बेटा? p/q। p/q के रूप में, p/q के रूप में या भिन्न के रूप में। लेकिन याद रहे यहां पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q का मान कितना नहीं होना चाहिए बेटा? 0।
याद रहे कि Q का मान क्या ना हो, 0। दोबारा सुन लीजिएगा, वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q बराबर 0 ना हो, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। और जिन संख्याओं को हम P/Q अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। जैसे ठीक है, अपरिमेय संख्या की बात करें जिन्हें हम किस में ना लिख सकें, P/Q के अर्थात भिन्न के रूप में। होती है। अब देखो, यहां से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या है, पाई कौन सी संख्या है। तो मैं बता दूं बेटा, पाई है जो एक अपरिमेय संख्या है, पाई है जो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान 22/7। देखो, पाई और इसका मान कितना है, 22/7। तो पाई तो हमारी है एक अपरिमेय संख्या। कौन सी बेटा, अपरिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, जब इसका मान 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। फिर से सुन लीजिएगा, पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि इसका मान है 22/7, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। याद रहेगा ना, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो हम कहेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान 22/7 कौन सी संख्या बेटा, परिमेय संख्या। याद रहेगा ना। तो ये बात हो गई हमारी परिमेय और अपरिमेय। इनके बारे में विस्तार से जैसे जैसे हम क्वेश्चन हल करेंगे, कल से हम पूरे नंबर सिस्टम के जो रेलवे में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो रेलवे ALP हो, ग्रुप D हो, RPF हो, ठीक है, चाहे NTPC हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, जितने भी क्वेश्चन अब से अब तक के जितने भी एग्जाम्स में आए, वो सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल शॉर्ट मेथड से इन्हें सॉल्व करेंगे, और 0 से हमें 100 तक पहुंचना है बेटा, 0 से 100 तक बिल्कुल बेसिक्स है। ठीक है, अगर किसी को लगे कि यार ये थ्योरी पढ़ाने की क्या जरूरत है, तो बेटा इनसे हमारे काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब जब हम कल क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इन चीजों से काफी क्वेश्चंस आएंगे हमारे। ठीक है, और इनसे हमें बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा कि उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब एक चीज और रह जाती है बेटा, उस चीज को और देख लेते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान। और यहां से कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी संख्या के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। ठीक है, अब बात करें बेटा स्थानीय मान और जातीय मान की। दो चीज होती हैं, एक होता है स्थानीय मान, दूसरा होता है जातीय मान। इन दोनों चीजों को हम एक संख्या रख के समझेंगे। ठीक है,
एक संख्या रख के समझेंगे कि उनमें से कौन सा उस अंक का जातीय मान होगा, कौन सा उस चीज का स्थानीय मान होगा। जैसे मैं एक संख्या रखूं 3 2 1 4 5 6 7 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का जातीय मान क्या होगा। अगर सबसे पहले हम बात करें स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो संख्या हमें दी गई है उसे उतार लेते हैं, ठीक है। और उस संख्या के पीछे जितने भी अंक हो, उस संख्या के पीछे जितने भी अंक हो उतने ही उसके पीछे क्या लगा देते हैं, 0। तो यहां से कितने अंक हैं, 1 और 2। तो यहां से अगर 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो कितना, 500। 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो कितना, 500। अगर यहीं से 5 का जातीय मान पूछा जाए, तो जातीय मान कितना हो जाएगा, 5। तो याद रखें कि जातीय मान सम अंक होता है। जातीय मान कौन सा होता है, सम अंक। लेकिन स्थानीय मान की हम बात करें, जिस भी अंक के बारे में कहेगा उस अंक को उतार लेंगे और उस अंक के पीछे जितने भी अंक हैं उन अंकों की जगह क्या लगा देंगे, 0, ठीक है। अब जैसे यहीं से पूछा जाए 2 का, भैया आपसे पूछ ले कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्वयं 2 को उतारो, कितने अंक हैं इसके पीछे, 1 2 3 4 5 रे 2 और 3 5, कितने अंक है, 5। तो कितनी 0 लगा देंगे, 5, 1 2 3 4 1 5, कितनी 0 लगा देंगे बेटा, 5 0। तो अगर यहीं से पूछे 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान स्वयं 2 होगा। अगर पूछे आपसे 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, स्वयं 4 को उतार लेंगे और 4 के पीछे जितने भी अंक होंगे 1 2 और 1 3, उतने ही क्या लगा देंगे, 0, क्या लगा देंगे, 0। अगर पूछे 4 का जातीय मान, तो जातीय मान 4 का स्वयं 4। और यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भाई जैसे 5 को ही ले लिया, 5 का जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, 5 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो 5 का जातीय मान तो कितना है बेटा, 5, स्थानीय मान कितना है, 500। तो 500 में से 5 को हम क्या कर देंगे बेटा, कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 495। तो ये इसका जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर है। अगर पूछे आपसे कि भाई 2 का स्थानीय मान और जातीय मान, तो यहाँ कितना है, 2 लाख। भाई 2 लाख ही ना बन रहा है, भाई 2 का स्थानीय मान कितना है, 2 लाख, और इसमें से कितना घटा देंगे, 2 को, क्योंकि 2 का जातीय मान कितना है बेटा, 2, कितना है, 2। अब यहां से घटाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 8 9 9 9 और ये 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर है। तो देखो दोस्तों, आज हमने पढ़ी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, और 2 चीज और पढ़ चुके हम, स्थानीय मान और जातीय मान। अब कल से जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम रेलवे आरआरबी के जितने भी, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे फिर वो एएलपी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, टेक्नीशियन का हो, या फिर रेलवे जेई का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम तरीके से सबको बिल्कुल छोटे मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बता दिया करो कि भाई कि वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है या ठीक है, या वॉइस ठीक नहीं आ रही, जो भी बात है उसे कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।